हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका वेस्टलैंड के नेक्स्ट सेक्शन में द फायर सरमन में। बात करते हैं इसके टाइटल की। तो फायर का मतलब वैसे सिंपल हम जानते ही हैं, लेकिन सिंबॉलिकल मीनिंग में कहेंगे तो लॉर्ड बुद्धा ने बताया था कि फायर जो है, द होल्ड वर्ल्ड इज ऑन फायर। फायर मतलब इच्छाओं से, फायर ऑफ डिजायर, फायर ऑफ ग्रीड, फायर ऑफ इन्फेचुएशन और फायर ऑफ हेट्रेड, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, तमाम चीजों को उन्होंने कहा था कि द होल्ड वर्ल्ड इज ऑन फायर। मतलब दुनिया में एक तरह से आग लगी हुई है और दुनिया जल रही है इन सब चीजों से। और सरमन का मतलब होता है, आप जानते होंगे, धार्मिक उपदेश। सरमन का मतलब धार्मिक उपदेश। और ये एक सोर्स ये हो गया टाइटल का। दूसरा सोर्स है जो सेंट ऑगस्टीन हुए हैं। उन्होंने अपने आप को कन्फेस किया था कभी कि मैं भी जब जवान था या मैं अबोध था उन सब चीज़ों से, तब मैं भी इन भौतिकतावादी चीज़ों के पीछे था। तो अपनी कन्फेशंस में उन्होंने लस्ट को फायर कहा है। तो ये दो सोर्सेस हैं इस टाइटल के। बाकी पिछले दो सोर्सेस सेक्शंस आपने देखे हैं, जैसे द बरियल ऑफ द डेड और दूसरा जो था गेम ऑफ चेस। उसमें बहुत सारे एल्यूजन्स, रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। ठीक उसी तरह से इस सेक्शन में भी टी एस इलियट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उन रेफरेंसेस को यहाँ इंक्लूड करने में। तो काफ़ी टफ पोएम है ये अपने आप में। और टी एस इलियट का ऐसा मानना था कि जो मॉडर्निस्ट पोइट्री है वो टफ होनी चाहिए, और इंसान जब भी पढ़े तो एक डिक्शनरी उसके साथ हो, जिससे कि वो तब पढ़ पाया उनकी पोएम। हालांकि उस समय गूगल नहीं रहा था, लेकिन आजकल हम छोटी सी बात को भी तुरंत गूगल कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि किसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है। बट फिर भी समझने के हिसाब से आपको वक्त चाहिए और पेशेंस। हिंदी में इसको समझेंगे लाइन बाय लाइन, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। लेट्स बिगिन। जो एक कॉमन थीम है वो लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो लगभग हर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी यही कहने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत हो रही है, एक ऑटम सीन है, और ऑटम सीन में जो रिवर टेम्स है लंदन की, वो एक तरह से उसकी ब्यूटी गायब हो चुकी है। तो शुरुआत यहीं से हो रही है। इसके अलावा इसमें एक कैरेक्टर जो कि मिथिकल कैरेक्टर है उनका, पैरेसियस, उसका यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हुई है। अभी तक उसकी डायरेक्ट एंट्री उन्होंने नहीं की थी, बट थर्ड सेक्शन में डायरेक्ट एंट्री की है, जिसमें वो बोलता हुआ दिखाया गया है कि हाँ किस तरह से अपनी वो कमेंट्री दे रहा है सिचुएशंस के ऊपर। ये बताया गया है। तो लेट्स बिगिन। वो कहते हैं द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन। अब टेंट क्या है? ये टेंट जो पेड़ थे नदी, टेम्स नदी के दोनों किनारों पर, उनके जो पत्ते थे, कैनोपी कह सकते हैं, एक छत जो एक बन जाता है टेंट नुमा, पत्ते जब बहुत ज्यादा घने होते हैं वो टूट चुके हैं। यूं कहो कि ऑटम चल चल रहा है, तो ऑटम में, पतझड़ में सारे पत्ते गिर चुके हैं, तो वो टेंट एक तरह से टूट गया है। द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीप क्लच एंड सिंक इनटू द वेट बैंक। अब जो पत्तियां हैं, कुछ बची हुई पत्तियां हैं, तो वो गिर रही हैं उस गीले किनारे पर या नदी की सरफेस पर। और लास्ट फिंगर्स बोला है, यहाँ पर एक रेफरेंस है ओफेलिया का, कि जिस तरह से वो डूब के मरी थी, और और उसकी उंगलियां या उसका हाथ थोड़ा लास्ट में दिख रहा था, उस हिसाब से लास्ट फिंगर्स ये रेफरेंस है ओफेलिया के लिए, जो कि हैमलेट प्ले में डूब कर मर जाती है। और पत्तियां गिर रही हैं टूट टूट के उन वृक्षों से। और लास्ट, यूं धीरे धीरे कहो कि अंतिम पत्ती जिसने कुछ देर अपने आप को क्लच थामे रखा नदी की सरफेस ऊपर, सतह को, और बाद में वो डूब गई। द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड। अब क्योंकि पतझड़ का मौसम है तो हरियाली नहीं है, सारी पत्तियां ब्राउनिश हो चुकी हैं, आसपास की वेजिटेशन सब ब्राउन है। तो हवा जो क्रॉस कर रही है, तो ब्राउन लैंड बोला गया है उस पूरे आसपास के वातावरण को। अनहर्ड, अनहर्ड मतलब जब पत्तियां होती, हवा चलती तो आवाज निकलती। अब पत्तियां नहीं हैं तो हवा एकदम स्मूथली पास हो रही है। देयर इज नो साउंड बाय द विंड, हवा का कोई भी साउंड वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। द निम्स आर डिपार्टेड। अब ये फिर से एक रेफरेंस है। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये एडमंड स्पेंसर ने एक पोएम लिखी थी, प्रो थैलेमियन, जिसमें उन्होंने टेम्स नदी को बोला था कि स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक कि मैं अपना गीत खत्म ना कर लूं। तो वहां पर उन्होंने जब डिस्क्राइब किया था टेम्स नदी को, तो वो कहते थे कि राजकुमारियां, निम्स का मतलब वैसे अप्सराएं, यहाँ कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल लेडीज, वो विचरण किया करती थी नाव में बैठ करके, और जाया करती थी शादी करने के लिए शहर की तरफ।
लेकिन अब वो चीज़ें निम्स आर डिपार्टेड, मतलब वो ब्यूटीफुल लेडीज़ या जो अप्सराएँ हैं वो जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अब वैसा माहौल नहीं बचा जैसा कभी हुआ करता था। एडमंड स्पेंसर के टाइम पर टेम्स नदी बहुत ज़्यादा प्योर थी, उसका पानी एकदम शुद्ध था, लेकिन अब आजकल इट इज़ नाउ कंटेमिनेटेड विद द डर्ट एंड ऑल द जो मॉडर्न चीज़ें आ गई उनसे सबसे वो कंटेमिनेटेड हो चुकी है पूरी तरह से। अब वहाँ पर अप्सराओं का काम नहीं बचा है। आगे बोल रहे हैं कि द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल्स, सैंडविच पेपर्स। अब वैसे तो होना चाहिए था बियर्स एम्प्टी बॉटल्स, लेकिन ये नो का सेंस ये एडमंड स्पेंसर के हिसाब से कहा गया है कि जब नदी प्योर हुआ करती थी टेम्स नदी, तब यहाँ पर ये जैसे एम्प्टी बॉटल, सैंडविच पेपर्स, सिल्क हैंडकरचीफ्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, सिगरेट एंड्स, ये कोई बहुत टफ टर्म्स नहीं है, आप इनको खुद ही समझ सकते हैं। इन सब चीजों से नदी अब जो है दूषित हो चुकी है। पहले ये चीजें नहीं थी। जब एडमंड स्पेंसर के टाइम पर उस समय स्पिरिचुअलिटी लोगों में थी और आबादी कम थी। जाहिर सी बात, जब ज्यादा आबादी होती है, ज्यादा लोग बस जाते हैं नदी के किनारे, ऑब्वियसली उसका पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, ज़्यादा दोहन होता है, इंडस्ट्रियल चीज़ें आ चुकी हैं, उनका सब वेस्टेज नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी देश हो, वहाँ हर जगह नदियों का यही हाल हो रखा है आजकल। तो वो कह रहे हैं कि पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब नदी इन सब चीज़ों से भरी पड़ी है। लोग सिगरेट जलाकर जो थोड़ा हिस्सा बचता है नदी में फेंक देते हैं, सैंडविच पेपर, बॉटल्स, और यहीं पर आकर के रंगरेलियाँ मनाते हैं, सारी चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। और आगे कह रहे हैं कि और अदर टेस्टिमनी ऑफ समर नाइट्स। टेस्टिमनी ऑफ समर नाइट्स का मतलब क्या है कि समर की जो रातें होती हैं उनमें बहुत सारे युवक युवतियां वहां आते हैं। दे इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज और इन इमोरल एक्टिविटीज, और सारे काम यहाँ एकदम वाहियात सारे कार्य करने के बाद ये सब चीजें यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, नदी को और ज्यादा प्रदूषित करते हैं। तो ये सारी चीजें काम करती हैं। टेस्टिमनी का मतलब होता है एक गवाह के रूप में या निशानी के रूप में कि हाँ, जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से अपनी मोरल वैल्यूज खो चुकी है, ये बताना चाह रहे हैं। द निम्स आर डिपार्टेड, फिर से कह रहे हैं कि अप्सराएँ जो कि कभी, या यूँ कहो कि जो अच्छी लेडीज़ हैं, जो वर्चुअस लेडीज़ हैं, वो यहाँ से जा चुकी हैं, अब वो यहाँ नहीं आती। पहले कभी बात अलग हुआ होती होगी। एंड देयर फ्रेंड्स द लोइटरिंग एयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स। अब इन्होंने जो मॉडर्न लेडीज़ हैं, उनको भी टॉन्टिंग वे में बोला है। ये वाला जो टर्म है दोबारा निम्स, ये जो बोला है टॉन्टिंग वे में, क्योंकि वो निम्स नहीं है, वो दे आर द लेडीज़ विद लूज़ वैल्यूज़ एंड दे डोंट हैव दैट मोरल कैरेक्टर्स व्हिच द निम्स हैड टू यूज़। लेकिन अब आजकल वो चीज़ें नहीं है उनके पास। एंड देयर फ्रेंड्स द लोइटरिंग एयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, जो शहर के अमीर लोग हैं उनके एयर्स, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, उत्तराधिकारी, की अमीर लोगों के बेटे वो आते हैं और लोइटरिंग मतलब घूमते रहते हैं इस तलाश में कि कैसे कोई मिल जाए उनको यहाँ पर। और वन नाइट स्टैंड टाइप की कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कोई मिले और वहां से अपना एक्टिविटी और चलते बने। डिपार्टेड वो भी चले गए हैं, हैव लेफ्ट नो एड्रेस, और उन्होंने कोई एड्रेस नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह है कि उनका कनेक्शन जिन लेडीज से था वो कोई फुल ऑफ फीलिंग्स नहीं था। वो आए और बस दे जस्ट हैड दैट एनकाउंटर, और उसके बाद चलते बने, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो कुल मिला के ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, इट हैज लॉस्ट इट्स फीलिंग्स, इट हैज लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस एज स्पिरिचुअल एक्ट, जैसे कि टू बिगेट फैमिली या पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ाने के हिसाब से जो किया जाता है, यहाँ पर सब चीज़ों का वैल्यू खत्म हो चुकी है। इट हैज़ टर्न्ड इनटू एन एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। तो वो लोग आते हैं और बस बाकी चले जाते हैं, अपना कोई एड्रेस भी छोड़ते हैं, मतलब दोबारा उनको मिलना नहीं मिलना इससे कोई मतलब नहीं है। दे आर जस्ट पासिंग आउट देयर टाइम। आगे, बाय द वाटर्स ऑफ लीमन आई सेट डाउन एंड वेप्ट। अब ये फिर से एक रेफरेंस है। ये रेफरेंस है ये रेफरेंस है द लेमेंटेशन ऑफ ज्यूज। ये जो आई वेप्ट, मतलब ये ज्यूज हैं जो रो रहे हैं, जिनको बेबीलोन में इम्प्रिजन कियर कर दिया गया था, जो कि एक रचना है साम्स। उसमें कहा जाता है कि जब उनको इम्प्रिजन करके दूसरे देश में भेज दिया जाता है तो वो कहते हैं कि यहाँ हम बैठ करके रोते रोते ही हैं, और हम कैसे दूसरे देश में भगवान की प्रेयर कैसे करें। बाय द वाटर्स ऑफ लीमन आई सेट डाउन एंड वेप्ट, ये रेफरेंस है ज्यूस का। ज्यूस लेमेंटेशन इम्प्रिजन्ड इन बेबीलोन,
इन द साम्स, ये बताया गया है। आगे फिर से एडमंड स्पेंसर का रेफरेंस, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, प्रोथैलेमियन से लिया गया है ये वाला रेफरेंस। फिर से यही है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग। अब ये दूसरा जो आई है, ये आ रहा है टायरेसियस के लिए, जो कि वहां पर बैठा हुआ है। वो कहता है कि चलो मैं भी अपना शामिल हो जाता हूँ, और वो कह रहा है कि मैं ना ज़्यादा बहुत तेज बोल पाऊंगा और ना मैं बहुत देर तक बोल पाऊंगा, मैं कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा। मतलब उसकी एक कमेंट्री है टोटल उस समय की सिचुएशन के ऊपर। वो बोल रहा है कि बट एट माई बैक इन ए कोल्ड ब्लास्ट आई हियर द रैटल ऑफ बोन्स एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब टायरसियस जो है वो बैठा हुआ है नदी के किनारे, और जो ठंडी हवाएं चल रही हैं शाम को, तो उसको सुनाई दे रहा है, उन हवा में आवाजें आ रही हैं। शकल मतलब जो लोग हंसते हैं, बेढंगी या बेतुकी हंसी हंस रहे हैं। ये कौन हंस रहे हैं? जो युवक युवतियां आए हुए हैं टेम्स नदी के किनारे पर इमोरल एक्टिविटीज करने, उनमें वो लगे हुए हैं और हंस रहे हैं, फुहड़ता वाली हंसी। ये टायरसियस को सुनाई दे रही है। एट माई बैक मतलब मुझे पीछे से आवाज आई, सुनाई दे रही है, ऐसा वो कह रहा है। एंड द रैटल ऑफ बोन्स का मतलब उनकी हंसी जो आ रही है, और रैटल ऑफ बोन्स ये रेफरेंस है कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो सब गायब हो चुकी है। उनकी जो बातें हैं, दे आर लाइक, जैसे कि हड्डियों की खनखनाहट हो या एकदम खोखली बातें हैं। एंड दे आर लाइक डेड स्पिरिट्स, और बस उनकी हड्डियां बज रही हैं, उनकी आवाजें, उनमें कोई सेंस नहीं है। देयर इज नो सेंस ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है टायरसियस। आगे कहता है, रैट crept softly through the vegetation, dragging its slimy belly on the bank while I was fishing in the dull canal। अब नदी जो कि बहुत ज्यादा प्रदूषित है, कभी उसका पानी बहुत शुद्ध रहा करता था, अब वैसा नहीं बचा है। तो कह रहा है कि तभी उसको क्या दिखाई देता है टारसियस को, एक चूहा जो कि उस वेट एरिया है, गीला एरिया है, वहां से वेजिटेशन से निकलता हुआ अपना पेट, ड्रैगिंग इट्स स्लिमी वैली का मतलब क्योंकि गीली जमीन पे चल रहा है तो उसका पेट गीला हो चुका है, उसको वो ड्रैग करता हुआ गुजर गया नदी के तट पर, जहाँ पर वो टारसियस बैठ करके फिशिंग कर रहा है, जहाँ मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है गंदे पानी में। ये एक सिंबॉलिकल सेंस है कि ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम spiritual meaning from the atmosphere where he is sitting beside the bank of the Thames। नदी किनारे बैठ करके उस माहौल से वो कुछ मीनिंगफुल स्पिरिचुअलिटी या कुछ धार्मिक चीजों की तलाश कर रहा है, जो कि उसको वहां नहीं मिलने वाली हैं। और ही इज डिसअपॉइंटेड एट द कंडीशन ऑफ द पीपल एट द डल कैनाल बोला है, क्योंकि नदी जो है वो पूरी तरह से दूषित हो चुकी है और वहां पर फिशिंग का कोई मतलब नहीं है। तो सिंबॉलिकल मीनिंग है, he is trying to find out some meaningful or spiritual words from the talk of the people on a winter evening round behind the gas house। अब ये गैस हाउस है नदी के किनारे, कोई जो तरह से रेफरेंस है उन सब चीजों के लिए जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं। विंटर इवनिंग, सर्दियों की जो है शाम है, जहाँ बैठा हुआ है वो म्यूजिंग अप थिंकिंग, विचार कर रहा है अपॉन द किंग माय ब्रदर्स रैक। अब ये फिर से एक रेफरेंस है, ये लिया गया है टेम्पेस्ट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का। वहां पर ये दूसरा वाला टेम्पेस्ट से है, और पहला वाला फिशर किंग जो होली ग्रेल है उससे लिया गया है, जिसमें फिशर किंग जब इम्पोर्टेंट हो जाता है तो अपने भाई के जो उसका कह सकते हैं कि भाग्य या दुर्भाग्य कह सकते हैं यहाँ पर, कि उसके दुर्भाग्य पर जब उसका भाई रो रहा होता है तो अपने भाई के दुर्भाग्य पे रोता है। एंड ऑन द किंग माय फादर्स डेथ, और यहाँ पर ये फर्डिनेंड कहता है कि अपने भाई अपने पिता की मौत, जो कि उसके सामने डूब गए होते हैं जहाज टेम्पेस्ट प्ले में, तो किस तरह से वो सोच रहा होता है कि किस तरह से उसके भाई और उसके यहाँ पर पिता दोनों डूब चुके हैं। तो ये रेफरेंस वहां से लिया गया है, टेम्पेस्ट से, होली ग्रेल से, फिशर किंग से। फिर आगे कहता है, विद वाइट बॉडीज नेकेड ऑन द लो डैम्प ग्राउंड एंड बोन्स कास्ट इन लिटिल लो ड्राई गैरेट। अब उसको याद आ जाती है उन कब्रों की जिनमें जो लोग हैं नेकेड बॉडीज या नेकेड जो कॉर्प्सेस हैं, वाइट बॉडीज का मतलब जो नेकेड कॉर्प्सेस हैं वो दफन हैं, और लो डैम मतलब नीचे कब्र में जो कि हल्की वहां पर कह सकते हैं नमी है, और वहीं पर चूहे उनकी हड्डियों में। लो ड्राई गैरेट का मतलब जैसे बहुत छोटा सा कमरा हो हड्डियों से भरा हुआ, कब्र को कहा गया है। उनकी हड्डियों को चूहे जो है बजा रहे हैं, चूहे उनकी डेड बॉडीज के ऊपर घूम रहे हैं कब्र में। तो ये
डेड बॉडीज किसकी हैं? जो लंदन के लोग हैं, वेस्टलैंडर्स लोग हैं, उनकी डेड बॉडीज दफनाई गई हैं, उनका रेफरेंस है यहाँ पर। आगे बोल रहा है रैटल्ड बाय द रैट्स फुट ओनली, वो सिर्फ हड्डियां, क्योंकि कब्र में है तो बस चूहे ही उनकी हड्डियों को बजा रहे हैं। ईयर टू ईयर मतलब वो हर साल वहाँ दफन है, हर साल गिनती बढ़ती जाती है और वो सब बस जिंदगी जीते हैं, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइफ, और अंततः वो मिल करके मिट्टी में मिल जाते हैं मरने के बाद, और सिर्फ चूहे ही उनकी हड्डियों पर खेल खेल रहे हैं और वो दफन है अपनी कब्रों में। बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स विच शैल ब्रिंग स्वीनी टू मिसिस पोर्टर इन द स्प्रिंग। अब ये फिर से एक नेक्स्ट, लगभग हर लाइन में आपको एक रेफरेंस मिलता है, इसलिए इस पोएम को ज़्यादा टफ कहा गया है। तो ये जो साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स, ये रेफरेंस है जॉन डे, एक राइटर हुए हैं जिनकी बुक है पार्लियामेंट ऑफ बीज, उससे लिया गया, 1607 की लिखी गई ये बुक है, जिसमें कहा जाता है कि द एक्टियन एक होते हैं, वो अपनी प्रेमिका डायना के पास जाते हैं, जिसमें लाइनें कही गई हैं वेयर ऑल शैल सी हर नेकेड सीन विच शैल ब्रिंग एक्टियन टू डायना इन द स्प्रिंग, वेयर ऑल शैल सी हर नेकेड स्प्रिंग, मतलब ये जो साउंड है हंटिंग हॉर्न्स का और बीज का, उससे डायना और एक्टियन दोनों मिलेंगे, जहां पर बाकी लोग उनकी एक्टिविटीज को देखेंगे। तो जो साउंड रिप्लेस किया गया है बीस का, हंटिंग का हॉर्न, हंटिंग हॉर्न्स का किससे किया गया है? मोटर गाड़ियों के हॉर्न से। यहाँ पर एक पैरोडी है जिसमें क्या होगा कि स्वीनी जो है वो मिसिस पोर्टर से मिलने जाएंगे, दोनों ही इमोरल कैरेक्टर्स हैं और दोनों का ही कोई मोरल वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो जिस तरह से एक्टिन डायना मिलते हैं उस साउंड्स में, ठीक उसी तरह से ये दोनों मिलेंगे इस मॉडर्न वर्ल्ड में। और ये मिलने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्सुअल एन्यूडो है, उस तरह से दोनों का जो भी है। ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसिस पोर्टर एंड ऑन हर डॉटर, मिसिस पोर्टर जो कि एक कैरेक्टरलेस महिला है यहाँ पर, और उनकी बेटी, दोनों ही कैरेक्टरलेस हैं। दोनों क्या करती हैं? दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, और दोनों ही जो है आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी दोनों ही अपने हाथ पैर जो है सोडा वाटर में धोती हैं, जिससे कि अपने आप को और चमकीला बना के रखें और नए ग्राहकों को अपने पास बुला सकें, ऐसा बताने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट जो कोटेशन है ये एट ओ सेस वॉइक्स डिफेंस, ये एक फ्रेंच कोटेशन है जो कि वर्लेन एक राइटर हुए हैं जिनका नाट वो एक कंपोजिशन है पार्सिफल, उससे लिया गया है। और इसका मतलब होता है कि जो बच्चे हैं वो द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन सिंगिंग इन कोयर, बहुत बच्चे सारे हैं वो एक गैंग में खड़े होकर के, कोयर में खड़े होकर के गा रहे हैं। और इसका यहाँ मतलब इसलिए दिया गया है कि जो पार्सिफल हैं वो होली ग्रेल की सर्च में पहुंचते हैं ओल्ड चैपल में। जैसे ही वो ओल्ड चैपल में पहुंचते हैं पार्सिफल, तो वहाँ उनको बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है तो बच्चों के गाने से इंस्पायर नहीं होता अगला बंदा, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल होता है, तो उसको बच्चों के आवाज़ से उसका हेमो जो होमोसेक्सुअल इंस्टिंक्ट है वो जागृत हो उठता है, वो बच्चों के साथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की सोचने लगता है। तो कुल मिला के यही है कि जो भी धार्मिक गीत हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, लोगों को उनमें स्पिरिचुअलिटी नहीं दिख रही है। आगे एक रेफरेंस वो देते हैं, जैसे ये ट्वीट ट्वीट जुग जुग जो कि क्रुश क्रुश उसका मतलब है, ये भी एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी रिदम है उसको सिंबलाइज करता है। ये क्रुश 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 इसको बोला जाता है, एक्चुअल में फ्रेंच टर्म है। तो सो रूडली फोर्स्ड, ये फिर से जो सेकंड पार्ट में दिया गया था फिलोमिला का मिथ, यहाँ पर उन्होंने फिर से कहा है कि सो रूडली फोर्स्ड, किस तरह से फिलोमिला को उसके बहनोई ने शी वॉज रेप्ड बाय हिम, कैरियस राजा के द्वारा। तो ये कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आध्यात्मिक चीजों में भी, लोगों को फिलोमिला का रेप याद है, उसके बाद जब वो नाइटिंगेल बन गई, नाइटिंगेल बनने के बाद जब वो अच्छे अच्छे गीत गाती थी, तो उसके गीतों की खूबसूरती लोगों को दिखाई नहीं देती, दिखाई देता है सिर्फ उसके साथ किया गया रेप। ठीक उस तरह से जो पार्सिपल है उसको बच्चों में, बच्चों के गीत में इंस्पिरेशन नहीं मिलती, इंस्टीड ऑफ हिज होमोसेक्सुअल इंस्टिक्ट इज अराउज्ड, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है आज के सोसाइटी के हिसाब से। टेरियस ये राजा जिसने फिलोमिला का रेप किया था। अनरियल सिटी, फिर से लंदन के बारे में कहा गया है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून,
किस तरह से एक क्योंकि विंटर में पूरा लंदन जो है वो फॉग से कवर हो जाता है। आगे मिस्टर यूजेनाइट्स द स्मरना मर्चेंट, जो कि एक व्यापारी होते हैं, जो मॉडर्न टर्की है। स्मरना मतलब मॉडर्न टर्की देश है, वहाँ के व्यापारी। पहले ये जो व्यापारी आते थे इंग्लैंड में व्यापार लेकर के, तो वो अपने दुकानें जब लगाते थे, दुकानों के साथ साथ बगल में एक मंदिर भी रखते थे। यूं कहिए कि दे सोल्ड नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो दे वर द वियरर्स ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अब उनकी ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। नाउ दे आर ऑल्सो करप्ट विद द होमोसेक्सुअल इंस्टिंक्ट एंड जो सेक्सुअल करप्शन है उसके ये प्रतीक बन के रह गए हैं आजकल। अनशेवन मतलब बहुत गंदा उनका चेहरा है, उन्होंने अपनी बियर्ड भी साफ नहीं की हुई है। विद अ पॉकेट फुल ऑफ करंट्स, और उसके मतलब जो जेब है उसमें बहुत सारे खजूर हैं, या पुराने जो मतलब कह सकते हैं नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। CIF लंदन, इसका मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF का मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। जैसे हर एक कस्टम विभाग होता है, या जो ट्रांसपोर्टेशन विभाग होता है, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स एट साइट, वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है अपने व्यापार करने के। और वहीं पर टायरसियस से वो मिल जाता है, ये मिस्टर यूजिनेट्स उनसे कहता है टायरसियस से कि आस्क्ड मी, मुझसे कहा, इन डेमोटिक फ्रेंच, जो एक भद्दी फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी भाषा में स्लैंग वर्ड में कहा। क्या कहा कि टू लंच ऑन एट द कैनन स्ट्रीट होटल फॉलोड बाय वीकेंड एट द मेट्रोपोल। अब ये जो कैनन स्ट्रीट होटल और ये दूसरा है द मेट्रोपोल, ये दोनों उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या जो क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही हुआ था 1917 तक, उसके बाद जो सिचुएशन बनी थी उसमें ये दोनों होटल होमोसेक्सुअल डिवॉचरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होमोसेक्सुअल्स आके मिलते थे तमाम चीज़ों में, जो भी व्यभिचार होता था। तो जो टायरसियास को मिस्टर यूजेनाइट्स इनवाइट कर रहा है, क्योंकि वो खुद हेमोसेक्सुअल है, और वो इनको बुलाना चाह रहा है कि चलो भाई कभी इन दोनों होटल्स में मेरे साथ आके लंच करो, और हम दोनों लेट्स एंजॉय दैट इमोरल एक्ट, यही बताने की कोशिश की गई है। एज एट द वायलेट आवर मतलब इवनिंग में, व्हेन द आईज एंड बैक टर्न अपवर्ड, जब लोग अपनी डेस्क से फ्रॉम द डेस्क अपनी डेस्क से उठते हैं, या काम करने के बाद शाम को अपना घर जाने की तैयारी करते हैं। व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स, अब ह्यूमन इंजन बोला गया है लोगों के हाथ पैर को, क्योंकि जो वेस्टलैंडर्स हैं वो एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं आजकल के लोग भाई, कि 9 to 5 9 to 5 9 to 5 डेली उनका यही काम है। तो एकदम मैकेनिकल लाइफ है उनकी, देयर इज नो टाइम फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज तमाम। तो यहाँ पर ह्यूमन इंजन बोला है कि मशीनी जिंदगी हो चुकी उन लोगों की, लाइक ए टैक्सी थ्रोविंग वेटिंग, जिस तरह से टैक्सी में लोग वेट करते हैं ठीक उस तरह से वेट कर रहे हैं। आई टायरसियस, मैं ट्रू दो ब्लाइंड रॉबिंग बिटवीन टू लाइफ्स, यद्यपि मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं दो जिंदगियों के बीच में, या यूं कहो कि मेरा हृदय दो जिंदगियों के बीच में चल रहा है। दो टू लाइफ्स का मतलब यहाँ पे टू सेक्सेस है, क्योंकि टायरसियस जो है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल और फीमेल दोनों के ही जेंडर्स हैं। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट। अब टीएस इलियट ने उसे भी नहीं छोड़ा है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी जो फीमेल ब्रेस्ट थी वो की रिंकल्ड हो चुकी हैं, झुर्री आ चुकी हैं, या यूं कहो कि उसकी ब्रेस्ट अब सिकुड़ गई है। कैन सी, मैं देख सकता हूँ, एट द वायलेट आर, शाम को, द इवनिंग आर दैट स्ट्राइप्स, शाम की भगदड़ की लोग किस तरह से काम से छूटने के बाद अपने घर को भागते हैं, होम बर्ड घर की तरफ। एंड ब्रिंग्स द सेलर होम, सी फ्रॉम सी, जो लोग सेलर्स होते हैं वो भी शाम के वक्त अपने घर आ जाते हैं। अब एक यहाँ पर सीन चेंज हो रहा है, एक टाइपिस्ट महिला है उसके बारे में बता रहे हैं। द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम, शाम के वक्त चाय के वक्त वो घर पहुंच चुकी है। क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, लाइट्स हर स्टोव एंड लेस आउट फूड इन टिन्स, वो जाकर के अपना ब्रेकफास्ट जो भी है काम करती है, बनाती है खाना वाना, और खाने के बाद टिन में अपना खाना रख देती है। आउट ऑफ द विंडो पेरिलसली स्प्रेड, हर ड्राइंग कॉम्बिनेशंस टच्ड बाय सन्स लास्ट रेस। इसके अलावा नहाने के बाद अपने कपड़े पेरिलसली मतलब वो बहुत ही भद्दे कपड़े पहनती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं। यूं कहिए कि उसकी गरीबी, वो शी इज़ वेरी हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, किसी तरह से अपना टाइम निकाल रही है। उसके कपड़े पड़े हुए हैं कि शाम हो रखी है, क्योंकि लास्ट रेस बची हैं सूर्य अस्त होते हुए सूरज की, उनमें उसके कपड़े सूख रहे हैं। ऑन द डिवान आर पाइल्ड
एट नाइट हर बेड, जो भी दीवान है या जो दीवान बेड होता है उस पर उसके कपड़े पड़े हुए हैं, वही रात में उसका बिस्तर बनता है। स्टॉकिंग्स, स्लीपर्स, कैमिसोल्स एंड स्टेज, ये सारे अंडरगारमेंट्स कह सकते हैं। कुछ अंडरगारमेंट्स हैं, कुछ स्टॉकिंग्स हैं जो कि सूख रहे हैं उसके बिस्तर पे ही। या जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इतना करने के बावजूद भी शी इज लिविंग अ पुअर लाइफ, बहुत गरीब है वो। आई टायरसियास ओल्ड मैन विद रिंकल्ड डक्स, मैं बूढ़ा व्यक्ति, झुर्रीदार, डक्स का मतलब फिर से ब्रेस्ट है, झुर्रीदार ब्रेस्ट हो चुकी हैं उसकी, सिकुड़ चुकी हैं। परसीव्ड द सीन, मैं पहले से ही चुका हूँ कि सीन क्या होने वाला है या वो क्या करने वाली है। एंड फोर टोल्ड द रेस्ट, और मैं पहले से ही बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो भविष्य वक्ता है। टायरसियस जो है वो, उसके पास भविष्य देखने की ताकत है। आई टू वेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, कह रहा है कि मैं भी इंतजार करता हूँ, क्योंकि कभी वो भी फीमेल था। अपना अनुभव बता रहा है कि मैं भी कभी इस तरह से इंतजार करता था किसी का, जब मैं इस तरह से था। आई टू वेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, और वो महिला जो टाइपिस्ट है वो किसी का इंतजार कर रही है। ही आ गया है भाई। द यंग मैन, कार्बंकुलर, कार्बंकुलर का मतलब है कि लाल सा, या यूं कहो कि एकदम उसके चेहरा जो स्किन है वो रेडिश है, अच्छा उसके अंदर ब्लड है। अराइव्स स्मॉल हाउस एजेंट्स क्लर्क, और वो कोई हाउस एजेंट का क्लर्क है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं है जो व्यक्ति आया हुआ है, लाल लाल सा। विद वन बोल्ड स्टेयर, उसकी आंखों में एकदम एक निर्भीक नजर है उसकी आंखों की। वन ऑफ द लो, और बहुत ही जो आजकल के लो लोग हो चुके हैं या जो डिमोरलाइज्ड हो चुके हैं उन्हीं में से एक है, वन ऑफ द लो। ऑन हुम एश्योरेंस सिट्स एज अ सिल्क हैट ऑन ब्रेडफोर्ड मिलेनियर, और उस अभी भी उसके आंखों में एक विश्वास है, एश्योरेंस का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और उसने एक सिल्क का हैट पहना हुआ है, जैसे ब्रैडफोर्ड शहर की मिलेनियर कोई व्यक्ति पहनता हो, जैसे कि बहुत बड़ा मिलेनियर करोड़पति हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक छोटा सा हाउस एजेंट का क्लर्क है और बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति है। आ गया है टाइपिस्ट से मिलने, उनकी पहले से मीटिंग तय होगी। द टाइम इज नाउ प्रोपिशस, वो सोचता है, आकर के देखता है आसपास की सिचुएशन, उसको लगता है कि समय जो है वो पूरा अनुकूल है। प्रोपिशस का मतलब समय अनुकूल है, फॉर दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स, एज ही गेसेस, जैसा कि वो अनुमान लगा लेता है। भले ही वो व्यक्ति एक लो ग्राउंड से है, लेकिन उसके आंखों में गोल्ड स्टेयर है और टोप इस तरह से पहना हुआ है, तो ये उसमें की सोशल कंडीशन पे कमेंट्री है कि भले ही लोग अपने आप को डिमोरलाइज थे बहुत ज्यादा, उनके अंदर कोई मोरल वैल्यूज नहीं थी, लेकिन दिखाते कल्चर्ड थे इस तरह के सिल्क हेड पहन करके। तो ये सोशल कमेंट्री है कि यहाँ किस तरह से लोग एक ढोंगी जिंदगी जिया करते थे। द मील इज एंडेड, खाना खाया जा चुका है। शी इज बोर्ड एंड टायर्ड, इसके अलावा बोर महसूस कर रही है, थकी हुई है। एंडेवर्स टू एंगेज हर इन करेसेस, और वो तुरंत ही शुरू हो जाता है उसको, टू ही किसेस हर, या करेसेस का मतलब जो टच होती हैं प्यार भरी, इस तरह से वो टच करने की कोशिश करता है उसको। विच स्टिल आर अनअप्रूव्ड, अनरिपूव्ड, जिसको वो बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि हाँ दूर हटो मुझसे या टच नहीं करो। इफ अनडिजायर्ड, और ना ही वो मतलब उसका बिहेवियर जो है महिला का, वो पूरी तरह से उदासीन है बहुत ज़्यादा। वो ये भी नहीं कह रही है कि हाँ लेट्स डू इट, और ये भी नहीं कह रही है कि चलो भागो यहाँ से। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति है, ही इज ट्राइंग टू molest her in his own way। Flushed and decided, ही assaults, जैसे ही उसने उसको टच किया तो उसका चेहरा थोड़ा सा बदला। तुरंत ही वो उसकी चुप्पी को उसने समझ लिया, उसने निर्णय ले लिया है कि शी इज एग्री। ही assaults एट वंस, तुरंत ही स्टार्ट्स दैट एक्टिविटी। एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर नो डिफेंस, अपने हाथों को उसके शरीर पर वो घुमा रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, और वो कोई भी अपने मतलब उसको विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी बुलाया है तभी वो आया है, अदरवाइज यहाँ पर वो नहीं होता। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, और वो पूरी तरह से दम्भी है या ढोंगी है, और उसे भले ही रिस्पॉन्स मिले ना मिले, बट उसको जो मेन अपनी जो लस्ट की एक रिलेशनशिप है वो जारी रखनी है, लस्ट उसको अपनी यहाँ पर बुझानी है और चले जाना है। एंड मेक्स अ वेलकम ऑफ इंडिफरेंस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि चाहे उसका स्वागत वो यस बोले ना बोले, बस उनका काम हो जाता है और वहां से वो जो है निकलने की कोशिश कर देता है। एंड आई टायरसियास हैव फोर सफर्ड ऑल, वो कह रहा है कि मैं टायरसियस, जब मैं एक फीमेल था तो मैंने भी सारी चीजें ये देखी हैं, मुझे अनुभव है।
enacted on this same divan or bed, मैं भी इसी तरह के बिस्तर पे या मैंने भी इन सारी एक्टिविटीज में अनुभव है इन सब चीजों का। आई हु हैव सेट बाई थीव्स बिलो द वॉल, कि मैं भी किस तरह से, जो थीव्स एक शहर है जहाँ का टायरसियस था, कि मैं वहाँ शहरों में मैंने बैठ करके दीवार, लोगों के घरों की दीवार के आसपास देखा है। एंड वॉक और घूमा है अमोंग द लोएस्ट ऑफ द डेड, कि एकदम ये लोग जो हैं एकदम निकृष्ट हो चुके हैं। लोएस्ट ऑफ द डेड बोल रहा है, जीवित लोगों को बोल रहा है कि ये सब एकदम डेड हैं। डेड इसलिए बोल रहा है क्योंकि दे डोंट हैव एनी स्पिरिचुअलिटी लेफ्ट इन देम। बेस्टोस वन फाइनल पैट्रोनाइजिंग किस, अब वो व्यक्ति आ गया उसके ऊपर, टारसियस की, वो लास्ट में सब एक्टिविटी होने के बाद एक किस करता है, एक पैट्रोनाइजिंग की, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड ग्रोप्स हिज वे फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिट, और जो सीढ़ियां हैं जहां पर लाइट नहीं है वहां पर अपनी स्टेयर्स को ढूंढता हुआ निकल जाता है। तो इस तरह का जो सेक्सुअल एक्टिविटी है आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में, वो इस तरह की हो चुकी है। ये टी एस इलियट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी शादी हुआ करती थी, आज भी हो रही है, हालांकि लोग परिवार को बढ़ाने के लिए इन एक्टिविटीज को करते थे अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स के साथ, लेकिन अब आजकल दे हैव जस्ट टर्न इनटू जस्ट वन नाइट स्टैंड एंड आफ्टर दैट पार्ट वेज। अब वो महिला उठी, शी टर्न्स एंड लुक्स अ मोमेंट इन द ग्लास, उठती है और दर्पण में खुद को देखती है, हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, उसने ये भी चिंता नहीं की है कि वो गया कि नहीं गया, फर्क नहीं पड़ रहा है। हर ब्रेन अलाउस वन हाफ फॉर्म थॉट ऑफ टू पास, उसको लगता है चलो ठीक है, कुछ ख्याल उसके दिमाग में आता है, वेल नाउ दैट्स डन, चलो कम से कम ये आफत गई, या जो होना था वो हो गया, आई एम ग्लैड इट्स ओवर, उसे इस बात की खुशी है कि एक्टिविटी हो गई आज की। तो एक तरह से देखिए कि किस तरह से एक मोनोटोनस बना दिया है इस एक्टिविटी को, जो कि परिवार आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रकृति को आगे बढ़ाने के हिसाब से थी, लेकिन आजकल वो एक एंटरटेनिंग या डिबॉचरी का एक्ट बन के रह गया है। व्हेन लवली वुमेन स्टूप्स टू फॉली, अब ये फिर से एक रेफरेंस लिया है उन्होंने द विकर ऑफ वेकफील्ड, ओलिवर गोल्ड स्मिथ से, जिसमें वो बताते हैं कि कभी अगर एक सुंदर महिला कभी बेवकूफ़ी कर भी जाती है अपने लवर के साथ, और लवर उसको जब छोड़ के चला जाता है तब वो बहुत दुखी हो जाती है। वहाँ पर एक जो कैरेक्टर है ओलिविया नाम होता है विकर ऑफ वेकफील्ड में, वो कहती है कि अगर उसको लगता है कि उसके लवर ने उसको धोखा दे दिया है तो मारे शर्म के वो कहती है कि उसे मर जाना अच्छा है, वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगती है, शी इज सो वर्चुअस। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, वो उठती है, ये वाली महिला, ये लाइन उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो उठती है, पेसेस हर रूम अगेन अलोन, अपने कमरे में अकेले इधर उधर घूमती है, शी स्मूथ्स हर हेयर विद ऑटोमिक हैंड एंड पुट्स ए रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, अपने बालों को ठीक करती है और ग्रामोफोन चला देती है, बस यही उसका एक एंटरटेनमेंट का साधन बचा है, क्योंकि लवर उसका आके चला गया है जो उसे करना था। दिस म्यूजिक क्रेप बाय मी अपॉन द वाटर्स, अब ये फिर से टेम्पेस्ट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वहां से रेफरेंस लिया है, जिसमें एरियल का म्यूजिक फर्डिनेंड को दूसरी दुनिया में ले जाता है, उसी हिसाब से ये वाला जो म्यूजिक है ग्रामोफोन का, इस म्यूजिक से टायरसियस दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। दूसरा सीन शुरू हो जाता है जहां वो बताता है, एंड अलोंग द स्ट्रैंड अपॉन अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, ओ सिटी सिटी आई कैन समटाइम्स हियर बिसाइड ए पब्लिक बार इन लोअर थेम्स, मतलब ये वाला जो म्यूजिक ग्रामोफोन पे चल रहा है, इस टाइप के म्यूजिक और लोग भी सुनते हैं या उनकी जिंदगी भी बोर है, ऐसी जगहों पर मैंने अलग अलग जगहों पर ये सब गीत सुने हैं, संगीत सुना हुआ है। द प्लीजेंट विनिंग ऑफ मैंडोलिन, एक गिटार जैसा बाजा होता है, उसमें मैंने सैड सॉन्ग भी सुने हैं। एंड क्लैटर ऑफ एंड चैटर फ्रॉम विद इन, क्लैटर मतलब जब लोग खाना खाते हैं चम्मचों की आवाज, और चैटर मतलब जो लोग बात करते हैं पब में बैठ बैठ के, उन सबकी आवाजें, बातें मैंने सुनी है। वेयर फिशमैन लाउंज एट नून, मछुआरे भी आ जाते हैं और वो भी दोपहर को आराम करते हैं। वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टर होल्ड, ये चर्च का नाम है जहाँ पर जो मैग्नस मार्टर जो चर्च की दीवारें हैं वहां पर इन एक्सप्लेकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन व्हाइट एंड गोल्ड, मतलब उनकी दीवारें जो हैं वो भी व्हाइट और गोल्ड कलर की हैं उस चर्च की। और ये एक्चुअली जब पोएम लिखी गई थी तो ये चर्च उस समय टूटने के कगार पे था, इसका जैसे प्रोजेक्ट चल रहा था, सरकार की तरफ से आदेश आ चुका था डिमोलिश किया जाएगा। तो टीएस इलियट यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों में पहले ही इतनी ज़्यादा डिमोरलिटी आ चुकी है, लेकिन और ज़्यादा आ जाएगी, तो एक तरह से ये उसका संकेत है कि चर्च तोड़े जा रहे हैं, मतलब
लोग दूर भाग रहे हैं। अब ये जो सीन यहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है जो अ, टेम्स डॉटर्स हैं 3, वो गीत गाती हैं और ये बेस्ड है जो वैगनर हुए हैं आपके फ्रेंच राइटर, उनके उसमें 3 जो डॉटर्स होती हैं, राइन सिस्टर्स होती हैं एक्चुअली, राइन नदी है फ्रांस में, उसमें उसका इंग्लिश जो टाइटल है वो है द ट्वाइलाइट ऑफ द गोल्ड्स। तो उसमें राइन नदी से सोने की चोरी के बारे में वो बिलाप करती हैं तीनों राइन सिस्टर्स। यहाँ पर जो टेम्स डॉटर्स हैं उसी के हिसाब से उन्होंने उसको मैच किया है, उसी के ऊपर मॉडल किया है, वो गीत गा रही हैं टेम्स नदी के बारे में। वो बता रही हैं द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार, द बार्जेस ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड, रेड सेल्स वाइड लीवर्ड स्विंग। तो ये जो 3 सिस्टर्स हैं टेम्स की, वो बता रही हैं नदी के बारे में। कभी नदी बहुत अच्छी हुआ करती थी लेकिन अब उसमें सिर्फ ऑयल और टार है, मतलब कोलतार जैसा पदार्थ और ऑयल, ये सारी चीजें अब बह रही हैं। नौकाएं बह रही हैं, ड्रिफ्ट कर रही हैं, टर्निंग टाइड जो लहरों हैं उनके ऊपर रेड सेल्स, लाल लाल रंग के उनके ऊपर सेल्स लगे हुए हैं, कपड़े वाइड बहुत दूर दूर तक फैले हुए, टू लीवर्ड हवा के साथ साथ, स्विंग ऑन द हैवी स्पार, और बड़े बड़े मस्तूल वाले जहाज भी चल रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं इनमें नदी कहीं न कहीं प्रदूषित ही हो रही है, उसकी शुद्धता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। द बार्जेस वॉस ड्रिफ्टिंग लॉक्स डाउन ग्रीनविच रीड द पास्ट आइल ऑफ डॉग्स। ये ग्रीनविच और आइल ऑफ डॉग्स ये 2 किनारे हैं जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। वहाँ पर जो नौकाएँ हैं, वो लकड़ियाँ जो बह रही हैं उनको उनके हिसाब से उनको तैराते हुए जैसे जहाज के लगते हुए लकड़ियाँ एक साइड से दोनों किनारों पर टिक जा रही हैं, ये बताने की कोशिश कर रही हैं। अब ये जो नेक्स्ट है ये वी लाला लिया वी लाला लाला जो भी है, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसमें जो राइन सिस्टर्स हैं वो बिलाप करती हैं उस सोने की चोरी के बारे में। तो ये फ्रेंच टर्म है जिसमें बिलाप करती दिखाई दे रही हैं टेम्स सिस्टर्स, बताना चाह रही हैं किस तरह से लॉस एंड डिके एंड ऑल दैट, pollution of the river and loss of purity from the water of the river। एलिजाबेथ एंड लीसेस्टर, अब ये क्वीन एलिजाबेथ का रेफरेंस है, लीसेस्टर उनका प्रेमी। उस समय अच्छा टाइम था, तब वो दोनों कभी कभी शाम को आया करते थे, घूमते थे उस नदी में बीटिंग ओर्स पतवार चलाते हुए। द स्टर्न वाज फॉर्म, स्टर्न का मतलब होता है पिछला हिस्सा जहाज का, गिल्डेड शेल रेड एंड गोल्ड, वो एकदम लाल और सुनहरे सुनहरे कलर का हुआ करता था जहाज का हिस्सा जिस पर ये एलिजाबेथ लिसेस्टर दोनों बैठा करते थे। द ब्रिस्क स्वेल रिपल्ड बोथ शोर्स, इसके अलावा जो एकदम तेज नदी का जो बहाव था, स्वेल मतलब पानी का उठाव, वो दोनों ही किनारों से लहरें उठाता था और दोनों खूब अच्छे से एंजॉय करते थे। एलिजाबेथ लिसेस्टर मतलब अच्छे समय की बात की जा रही है यहाँ पर। साउथ वेस्ट विंड कैरिड डाउन स्ट्रीम, और जो उत्तर पश्चिम से जो हवा आती थी नदी की बहाव से, वो उनके बार्च को ले जाया करती थी, दोनों अच्छे से एंजॉय किया करते थे। तो ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है ऑफ गुड टाइम्स, जब एलिजाबेथ लिसेस्टर के वक्त की बात है। अब वो चीजें बदल चुकी हैं। द पील ऑफ वेल्स व्हाइट टावर्स, मतलब दोनों का जो जहाज था वो जाया करता था जहां पर उन्हें घंटियां सुनाई देती थी। व्हाइट टावर्स सफेद रंग के जो टावर थे, किसके? चर्च के। सफेद रंग का जो चर्च टावर था, सेंट पीटर का चर्च है उसके बगल में, वहां की घंटियां उनको सुनाई दिया करती थी और दोनों शाम को आराम से एंजॉय किया करते थे। इट वॉज द गुड टाइम। आगे फिर से फ्रेंच टर्म जिसमें बताया गया है कि वो बिलाप कर रही राइन सिस्टर्स, तो यहाँ पर ये बिलाप करती दिखाई जा रही हैं टेम्स डॉटर्स। अब वो बिलाप में क्या कर रही हैं? ट्राम्स एंड डस्टी ट्रीज, ट्रैम्स मतलब जो आजकल जो गाड़ियां चल रही हैं पानी के अंदर वाली, उनके बारे में बात की जा रही है वो। और जो पेड़ हैं आसपास के डस्टी, वो सब दूषित कर रहे हैं नदी को। हाईबरी बोरमी, अब वो अपने बारे में बता रही है कि मैं हाईबरी में पैदा हुई थी। रिचमंड एंड क्यू अनडिड मी, अब ये फिर से एक रेफरेंस, वो अपने आप को इंट्रोडक्शन दे रही हैं जैसे कि जो डांटे का परगेटरियो एक है रचना, उसमें एक ला लिया करके एक महिला होती है जो अपना परिचय देती हैं, ठीक उस तरह से राइन डॉटर्स या टेम्स डॉटर्स अपना परिचय दे रही हैं कि ये जो है, ये जो लाइन है रिचमंड एंड क्यू अनडिड मी, ये रेफरेंस है जैसे सियना मेड मी एंड मैरियमा अनडिड मी, ये दो दो जगह हैं जिनके बारे में बता रही हैं।
बाय रिचमंड आई रेज्ड माय नीज, और रिचमंड में मतलब वो पैदा तो हुई थी हाइबरी में, लेकिन रिचमंड और कीव इन दोनों जगह पर उसका कह सकते हैं कि शी वाज सेड्यूस्ड बाय समवन। रिचमंड में आई रेज्ड माय नीज, सुपाइन का मतलब होता है एकदम चित्त। ऑन द फ्लोर ऑफ नैरो कैनो, एक जो छोटा सा जो जहाज था लगा हुआ था, छोटा सा नाव टाइप, उस नदी के किनारे, उस नदी के किनारे उस नाव में ही शी वाज सेड्यूस्ड बाय समवन, एंड वहां पर वो चित लेटी और कह रही कि रेस्ट माय नीज, अपने घुटने उठाए, या इट वाज अबाउट द सेक्सुअल पोजीशन, जहां पर वो उसने सेडक्टर ने शी हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हर सेडक्टर, ये बताने की कोशिश वो कर रही है। अगली वाली कहती है दूसरी कि माई फीट आर मोर गेट एंड माई हार्ट अंडर माई फीट, कि मैं मूर गेट में काम करती थी, लेकिन मैं माई हार्ट एट फीट अंडर माई फीट का मतलब क्या है कि मैं अपने मन से बहुत कमज़ोर हो गई थी, या मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आफ्टर द इवेंट, इवेंट मतलब यही सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात हो रही है। ही वेप्ट, जब ये रोने लगी, इसको पछतावा हुआ, तो वह भी रोया, इसका सेडक्टर, और उसने ही प्रोमिस्ड अ न्यू स्टार्ट, उसने इससे कहा होगा कि चलो कोई बात नहीं, हम नई शुरुआत करेंगे, और जो भी हुआ वो हुआ, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सब उसका ढोंग था। और वो पछता रही है कि आई मेड नो कमेंट, मैंने कुछ नहीं कहा, व्हाट शुड आई रिसेंट, क्योंकि ये मेरी ही गलती थी, अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैंने उसको यहाँ तक आने दिया या उसको सारी हदें पार करने दी। तो ये सेकंड सिस्टर कहती है। थर्ड वाली कहती है कि ऑन मार्गेट सैंड्स, तीसरी कहाँ हुई शिकार इन सब चीजों की, मार्गेट सैंड्स पे आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग। अब ये फिर से एक रेफरेंस है किंग लियर से, द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, जिसमें वो अपनी बेटी से कहता है कि नथिंग विद नथिंग, नथिंग जो है उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। तो ये कोशिश की है वहां से जोड़ने की, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि नथिंग विद नथिंग, क्योंकि उसका वो बहुत ही हम्बल ओरिजिन से है, तीसरी वाली बहुत ही गरीब परिवार से है, तो उसकी कह सकते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा वो कोशिश कर रही है बताने की कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, मेरी इतनी कोई खास वैल्यू नहीं है। द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, मेरी वैल्यू इतनी है जैसे कि कोई गंदे हाथों से नाखून काट दे, वो नाखून कटे हुए जो टुकड़े हैं, आई एम जस्ट लाइक दैट, आई हैव दैट सिग्निफिकेंस इन सोसाइटी। तो वो भी इसी तरह से बेचारी सेडक्ट की गई, शी वॉज रेप्ट। माई हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग, और उसके जो भी परिवार वाले हम्बल पीपल, उसके कौन है, उसके परिवार, ब्रदर सिस्टर्स पेरेंट्स, वो भी बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके पास हिम्मत नहीं है कुछ कहने की, तो वो भी उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी बेचारे चुप बैठ गए हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, वेदर यू वर रेप्ड और नॉट। तो ये मोरल जो डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, या जिस तरह से बर्बादी चल रही है समाज में, उसको बताने की कोशिश कर रही है तीनों सिस्टर। लास्ट में ये ला ला ला, ये साउंड है टायरसियस का। तीनों बहनों की बात सुनने के बाद वो चौंक जाता है, कहता है अरे अरे ये क्या हुआ देखो, उसका ध्यान चला जाता है। फिर ये टू कार्थेज देन आई केम, ये सेंट ऑगस्टीन का कन्फेशन से लिया गया है, कि कहते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा लस्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, तो कार्थेज जहाँ पर बहुत ज़्यादा लस्टी एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ मैं पहुँचा। टू कार्थेज देन आई केम, आई कौन है यहाँ पर, सेंट ऑगस्टीन है, जो बता रहे हैं कि जहाँ मैं पहुँचा, लेकिन फिर वहीं से उन्होंने बदलाव शुरू कर दिया। तो बर्निंग बर्निंग बर्निंग, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि सब लाइक बर्निंग कॉल्ड्रन, लस्टी एक्टिविटीज चल रही थी जहाँ पर ये पहुंचे कार्थेज में, तो उसी हिसाब से बताया जा रहा है। लास्ट में ये एक और रेफरेंस कह सकते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा है, एक राइटर हुए हैं, इनका नाम है हेनरी क्लार्क वैरन, उन्होंने एक लिखा है एक रचना, बुद्धिज्म इन ट्रांसलेशन, उससे भी रेफरेंस है कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने सारी दुनिया को, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया है कि उन्होंने बताया था वर्ल्ड इज ऑन फायर, उसी का रेफरेंस है बर्निंग बर्निंग, मतलब सब सब कुछ हर तरफ देयर इज ओनली लस्ट एंड लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर वो लास्ट में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी, कि हे भगवान मुझे इन सब चीजों से बचा लो, एंड थैंक गॉड तुमने मुझे इन सब चीजों से बचा लिया। बर्निंग, ये लास्ट में फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है कि देयर इज ओनली लस्ट एवरीवेयर इन द सोसाइटी एंड वी मस्ट गो टुवर्ड्स द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये था हिंदी सारांश थर्ड पार्ट का, द फायर सरमन का। उम्मीद आपको समझ में आया है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।